बहुत बच्चों का एक ही सवाल बार बार आ रहा था, सर हम इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें। एक बार आप एक वीडियो के अंदर बता दीजिए। इकोनॉमिक्स के मामले में बहुत सारे लोगों का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें थ्योरी लिखने होते हैं। सबसे जबरदस्त बात है कि हर एक स्टेट बोर्ड अब नए पैटर्न पर धीरे धीरे परिवर्तित होते जा रहा है। इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी होने के साथ साथ बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखा जाता है। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। स्वागत है सभी बच्चों का कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम में। बहुत बच्चों का एक ही सवाल बार बार आ रहा था, सर हम इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें। हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, क्या इसका समाधान होगा। एक बार आप एक वीडियो के अंदर बता दीजिए। तो हमने भी समझा कि अच्छी डिमांड है, ये ऐसा प्रश्न होना ही चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के मामले में बहुत सारे लोगों का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें थ्योरी लिखने होते हैं, जिसकी वजह से नंबर नहीं आते। लेकिन आज का जो युग है, आज का जो जमाना है, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि हम अपना जो अंक है वो बेहतर कर पाएं। और सबसे जबरदस्त बात है कि हर एक स्टेट बोर्ड अब नए पैटर्न पर धीरे धीरे परिवर्तित होते जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों को 10 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, बाकी उनको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इसी प्रकार से बिहार बोर्ड के बच्चों की बात करें तो बिहार बोर्ड के अंदर भी 100 एमसीक्यूज दिए जाते हैं, जिसमें से 50 एमसीक्यूज उन्हें बनाने होते हैं। साथ ही साथ उन्हें भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यानी कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से जो पैटर्न पूरा का पूरा बन रहा है इकोनॉमिक्स के मामले में, मैं समझता हूं कि इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरी नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर में बहुत बेसिक से कंसेप्ट हैं जो रियल लाइफ के अंदर हम लोग देख सकते हैं आसानी से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी होने के साथ साथ बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखा जाता है, जिससे कि क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान, बहुत ही सरल हो जाता है। हम तो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इकोनॉमिक्स में सिर्फ लाइन बाय लाइन चीजें लिखना नहीं होता है, बल्कि उसे कंसेप्चुअली आप अपने तरीके से लिखेंगे ही, लेकिन इसके अंदर न्यूमेरिकल भी होते हैं, टेबल और डायग्राम भी बनाना होता है, जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको तैयारी करने के दौरान ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा बेहतरीन कर सकते हो। तो इसी बात को लेकर के आज हम लोग पूरा यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी अर्थशास्त्र की तैयारी कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टेट बोर्ड के बच्चों को, हम बात कर रहे हैं स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए जो 2026 में परीक्षा देने वाले हैं, चाहे तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं। आमतौर पर कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप हर वीडियो में आप कहते हैं सर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो क्या हम एमपी बोर्ड वालों का, झारखंड बोर्ड वालों का तैयारी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सभी बच्चों की तैयारी हो पाएगी। आज इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम सभी बोर्ड के बच्चों को यहां पर टारगेट कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए। जैसे कि आप सभी ने एक ही तरह का लगातार सवाल किया, सर अर्थशास्त्र की तैयारी हम कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, एक टॉपर कैसे जो है पूरे के पूरे अंक हासिल कर लेता है। तो इन्हीं सारी चीजों को आज हम लोग समझने वाले हैं। ध्यान रखिए, एक टॉपर बच्चा हमेशा से टॉपर नहीं होता है, उसकी कुछ आदतें होती है, कुछ सॉल्व करने के तरीके होते हैं, प्रॉब्लम्स को हल करने के तरीके आपको भी जानना पड़ेगा। और वो उन चीजों को आप लगातार अगर प्रैक्टिस करें तो एक साधारण सा बच्चा भी टॉपर बन सकता है। और उन्हीं सारी चीजों पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की तैयारी को लेकर के, जो इस वक्त क्लास 12वीं में है, मतलब कि 2026 में उनका एग्जामिनेशन होना ही है, चाहे तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो। ठीक है, तो यहां पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि क्लास 12वीं के बच्चों के लिए है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम 12th की बात करते हैं और खास करके स्टेट बोर्ड के बच्चों की, तो अर्थशास्त्र में 2 भाग में पढ़ना होता है। कितने भाग में? 2 भाग में। एक हमारा पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब दूसरा जो भाग है वो है समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के 2 भाग आपको क्लास 12th के अंदर पढ़ने होते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे तो आप यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो। एग्जाम्पल हमने ले लिया है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, लेकिन आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं तो आप आज की पूरी लेक्चर में ये समझ जाएंगे। लेक्चर नहीं कहूंगा, वीडियो कहूंगा आपके लिए, जो आपने डिमांड किया था उसी को आज हम यहां पर
फुलफिल करने की हर संभव कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यहां पर आपने समझ लिया है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्लास 12वीं के अंदर पढ़ना होगा। क्या सर यहां पर प्रैक्टिकल होता है? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होते। कुछ कुछ स्टेट बोर्ड ये करता है कि 20 नंबर के हो सकता है कि आपके जो नंबर हैं वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको आप प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। आमतौर पर ये प्रैक्टिकल नहीं होता, इसे हम कहते हैं इंटरनल असेसमेंट। जैसे कि झारखंड बोर्ड के अंदर में 20 नंबर का असेसमेंट रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि आप जहां पर एडमिशन करवाए हो, जिस कॉलेज के अंदर, जिस स्कूल के अंदर, वहां पर आप जो है वो कैसे रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने वहां से पढ़ करके क्या क्या सीखा, इसकी पूरी जांच पड़ताल हो जाती है। इसके लिए 20 अंक निर्धारित किए जाते हैं स्कूल के आधार पर। बाकी फिर आपके जो है सेंटर पर होते हैं, तो ये सारी चीजें अलग अलग रहती है। ठीक है, तो यहां पर हम मान करके चलते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, पूरा पूरा आपको थ्योरी पेपर मिलता है। अब कई सारे बच्चे थ्योरी का मतलब समझते हैं कि सिर्फ लाइन बाय लाइन हमें चीजें लिखनी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर समझने की जरूरत है कि इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सब्जेक्ट रखता है। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब है कि जो आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, उन्हीं बातों को हम लोग अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो तुम कितना पैसा कमाते हो, कितना कहां पर खर्च करना चाहोगे, कितना बचत करना चाहोगे, सरकार टैक्स लगा देगी तब तुम्हारी इनकम पर क्या असर पड़ेगा, उसकी वजह से तुम किसी वस्तु की मांग ज्यादा करोगे या कम करोगे। इस सारी तरह की कंसेप्ट आप अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हो। सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक फर्म के बारे में, किसी एक कंपनी के बारे में, किसी एक वस्तु के मूल्य निर्धारण के बारे में। ये सारी चीजें आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हो। समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो यहां पर आप पढ़ते हो एक देश के बारे में, एक अर्थव्यवस्था के बारे में, देश में रोजगार के स्तर के बारे में, देश की जीडीपी के बारे में। यह सारा कंसेप्ट आपको मिलता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है तो समष्टि अर्थशास्त्र, और एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक फर्म, एक वस्तु, ये सारी बातें जानना है तो पढ़ना होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। बहुत अच्छी बात यह है कि ये दोनों सब्जेक्ट जो आपको व्यष्टि और समष्टि के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो शुरुआत कहां से करना चाहिए? छोटे से करना चाहिए। इसका मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो पहला आपको पॉइंट यहां पर मिल चुका है कि जब कभी भी आप अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हो, खास करके स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए कह रहे हैं, तो वो शुरुआत व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही करेंगे, क्योंकि यहां पर मिलेंगे आपको छोटे छोटे कंसेप्ट, बेसिक से कंसेप्ट, और इन बेसिक कंसेप्ट को सीखने के बाद आप समष्टि अर्थशास्त्र को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाते हो। पॉइंट नंबर 2, अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 2 आपके लिए क्या है कि यूपी बोर्ड का मैंने जो है वो एग्जामिनेशन पैटर्न देखा और मुझे पूरी तरीके से समझ आ गया कि क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाते हैं और हमें तैयारी कैसे करनी होगी। तो खास करके यहां पर यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे इस वाली बात पर। ठीक है, यहां पर देखोगे यूपी बोर्ड के लिए हमने जो है एक एग्जांपल ले लिया है, लेकिन आप अपने बोर्ड का एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेना, फिर उसके हिसाब से आपकी सारी तैयारी आप कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम से ही जुड़ करके कैसे कर सकते हो आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अगर बात करें तो परीक्षा का प्रारूप इनका कैसा होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है, इनको किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक इनका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जिसे आप एमसीक्यूज कहते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्नों की संख्या 10 होती है, जो कि प्रत्येक प्रश्न एकक अंक के होते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से 10 नंबर आप हासिल कर सकते हो अगर आपने कंटिन्यूटी के साथ बहुत बेहतरीन तैयारी कर ली है। कैसे तैयारी होगी आगे चर्चा करेंगे। दूसरा देखो, यहां पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन संख्या 11 से लेकर के 18 तक का, जो कि होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और प्रश्नों की संख्या होती है 8। अब ये 8 प्रश्न कैसे होंगे? अति लघु उत्तरीय, यानी कि लिखना तो है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल टू दी पॉइंट, सारी बातों को फैक्चुअल लिखना है। मतलब जो बातें सत्य हैं, जो किताबों में बताया गया है, उन्हीं बातों को लिखना है। एनसीईआरटी के आधार पर ही आपका यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस चल रहा होता है। ठीक है, सो यहां पर क्वेश्चन की संख्या 8 है और प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 अंक के होते हैं। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन संख्या 19 से लेकर के 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और प्रश्नों की संख्या 6 होगी। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में 6 प्रश्न जो है ऐसे रहते हैं जो कि अति लघु उत्तरीय नहीं बल्कि लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए 6-6 अंक का होता है। अब देखिए, अलग अलग बोर्ड के अंदर में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए जाते हैं। ये यूपी बोर्ड के अनुसार अंक डिवाइड किया गया है या फिर मार्क्स वेटेज दिए गए हैं। ठीक है, बात रहा सबसे आखिरी प्रश्न किस प्रकार का होगा, तो 25 से लेकर के 27 तक
प्रश्न संख्या 25 से 27 तक रहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और ऐसे प्रश्नों में एक बहुत अच्छी बात यहां पर यह है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कि प्रश्नों की संख्या मात्र 3 होती है और जो कि 10-10 अंक आप आसानी से हासिल कर सकते हो। अब बात रही कि सर क्या हमें टेबल और डायग्राम एग्जामिनेशन में दे दिया जाता है। देखिए, कई बार न्यूमेरिकल अगर प्रश्न होगा तो ये हो सकता है कि टेबल में आपके क्वेश्चंस रहे, लेकिन आमतौर पर आपको ऐसा दिखेगा ही नहीं कि उसमें टेबल या फिर डायग्राम बनाने हैं या नहीं। लेकिन जब मैं आपको कंसेप्चुअली सारी चीजों को बता रहा होता हूं तो उसी वक्त आपको ध्यान देना होता है कि हम कहां पर टेबल एंड कहां पर डायग्राम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कब हमें टेबल और डायग्राम को यूज करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कहीं पर भी डायग्राम का उल्लेख जनरली नहीं करना होता है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अगर छोटा सा डायग्राम है, आसान डायग्राम है, तो आप उसमें भी डायग्राम का इस्तेमाल कीजिए। अगर डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है तो डिफिनीशन के साथ सूत्र को लिखना शुरू कर दीजिए। इसके साथ में ही जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसमें टेबल एंड डायग्राम का उल्लेख होना ही होना होता है जनरली, ठीक है। हो सकता है कोई कुछ क्वेश्चन में प्रयोग ना हो टेबल एंड डायग्राम का, लेकिन ज्यादातर जो है बातें यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो साधारण तो नहीं हो सकते, है ना, और केवल थ्योरी देकर के आप नंबर पूरे के पूरे नहीं पा सकते हो, कुछ तो इसमें ऐसी बातें होगी। तो वो सारे तरीके आपको मैं प्रिपरेशन के दौरान, तैयारी के दौरान बता ही दूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने बात बहुत सारी क्लियर कर दी है। दूसरा पॉइंट ये हो गया आपके यूपी बोर्ड के लिए। तीसरी बात ये है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्या खास है, बहुत स्पेशल है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप किसी भी बोर्ड से हो तो आप बिहार बोर्ड का आखिरी में प्रिपरेशन कर लेना। मतलब देखो इसमें होता क्या है, बच्चों को ना 1 से लेकर के 100 तक, यानी कि 100 प्रश्न एमसीक्यूज दे दिए जाते हैं परीक्षा के अंदर। आप देखोगे इनका मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको समझ आएगा कि 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं बिहार बोर्ड के अंदर। अब बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं 100 क्वेश्चन देखते हैं तो घबरा जाते हैं कई सारे। नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100 प्रश्न में से आपको मात्र 50 प्रश्न के सही सही जवाब देने हैं। इसका मतलब 50 प्रश्न आपके लिए विकल्प के तौर पर है ना। सही जवाब कितने देने हैं, मात्र 50 प्रश्नों का, 50 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर 100 प्रश्न रहते हैं, लेकिन आपको 100 में से 50 प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होता है। अच्छा, प्रत्येक जो प्रश्न होते हैं वो 1 अंक के होते हैं, जैसा कि यूपी बोर्ड का था, बिल्कुल वैसा ही। अब देखिए दूसरा, यहां पर क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के, यानी कि 101 से लेकर के 130 तक जो बात करें तो यहां पर 30 ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको जो कि देखने को मिलेगा कैसा क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं कह करके मैं यहां पर कहता हूं कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। बाय मिस्टेक यहां पर अति लघु है, बट मैं यहां पर कहूंगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे जो है वो पूछा जाता है। प्रश्नों की संख्या 30 होगी और प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 अंक के होंगे। तो क्या सर हमें 30 प्रश्न का सही सही जवाब देना होगा? अरे नहीं भाई, यहां पर मात्र आपको 15 प्रश्न जो है वो सही करने हैं। मतलब 15 प्रश्नों के सही सही जवाब देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2-2 अंक का रहेगा, है ना आसान। 30 क्वेश्चन है, सोचो 30 में से मात्र 15 क्वेश्चन का सही सही जवाब देना है। उसके अलावे यहां देखोगे, अगर मैं बात करूं, यहां पर भी मैं फॉर्मेट सही कर देता हूं। क्वेश्चन संख्या 131 से लेकर के देखिएगा 8 प्रश्न का मतलब है 139 क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी प्रश्न संख्या 139 हो जाएगा। तो इसमें रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहां पर प्रश्नों की संख्या 8 रहेगी, लेकिन आपको मात्र 4 प्रश्नों का सही सही जवाब देना होता है। यानी कि जहां यूपी बोर्ड के अंदर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे, 10-10 नंबर का प्रश्न था, वहीं बिहार बोर्ड के अंदर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो 5-5 नंबर के आते हैं, लेकिन प्रश्नों की संख्या कितनी है, 4 है। हो गया ना आसान। तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सिलेबस या फिर उसका पैटर्न बहुत बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन है। बिहार बोर्ड के बच्चे जो है वो टॉप कर सकते हैं, पूरे के पूरे अंक ला सकते हैं। वैसे तो यूपी बोर्ड के बच्चे कमजोर नहीं होते, लेकिन जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है, जो इसका पैटर्न है, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड की तुलना में बिहार बोर्ड को जो है वो टारगेट करना या फिर उसमें अंक ज्यादा लाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ज्यादा जरूर दिखते हैं, लेकिन ऑप्शंस भरमार मिल जाते हैं,
है कि नहीं। 100 क्वेश्चन में से 50 सही जवाब देना है। इसी तरीके से 30 क्वेश्चन में से 15 का जवाब सही देना है। यहां तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखोगे तो 8 में से 4 प्रश्न का जवाब देना है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो ये तो फॉर्मेट आपने समझ लिया, ये तीसरी बात कंप्लीट हो गई। लेकिन अब हमें समझना होगा कि हम पूरी तैयारी कैसे करेंगे, कैसे हमारी तैयारी होगी बेहतरीन, कैसे हम टॉपर बन सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 यहां से शुरुआत होता है फिर से कि हम अर्थशास्त्र की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये तो मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है, मैं आपको करवाने वाला हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आपको कवर करके देने वाला हूं। चाहे तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप लगातार उसको फॉलो कीजिएगा, लगातार उन सारे प्रश्नों के नोट्स बना लीजिएगा और उन्हीं सारे प्रश्नों का रिवीजन शुरू कर दीजिएगा। सर ये कब से होगा? जल्दी आपके सामने सारी चीजें रिवील हो जाएगी। बात रही सर हमें अगर नॉमरिकल पूछा जाएगा तो हम क्या नॉमरिकल को बना पाएंगे? सर हमने मैथ कभी नहीं पढ़ा है, सर मुझे मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं कहता हूं भैया मैथमेटिक्स इसमें बहुत हलवा सा है, उतना ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं चाहिए जितना आप सोच रहे हो। बहुत कम मैथमेटिक्स की जरूरत यहां पर पड़ती है। जोड़ घटाव गुना भाग इतना तो सबको ही जानते हैं। अरे नहीं जानते तो मैं आपको सिखा दूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो मांग की लोच से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूर्ति की लोच से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लागत संबंधी प्रश्न पूछा जाता है, या फिर राष्ट्रीय आय से संबंधित जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे तो बात रहा आय और रोजगार का निर्धारण, एक चैप्टर है आपके लिए, है ना, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, तो वहां से भी न्यूमेरिकल पूछता है, तो वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। बातें क्लियर हो गई? मतलब न्यूमेरिकल की तैयारी भी मैं आपको करवाने वाला हूं, न्यूमेरिकल सेशंस भी मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। इसके साथ में एमसीक्यूज की तैयारी कैसी होगी सर? देखो हमने आपको पैटर्न बता दिया ना बिहार बोर्ड का, तो बिहार बोर्ड के अंदर में क्या है, एमसीक्यूज ज्यादा पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड के अंदर में एमसीक्यूज कम पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखोगे झारखंड बोर्ड का या फिर देखोगे एमपी बोर्ड का, तो यहां पर भी तो कुछ कुछ एमसीक्यूज होते हैं। तो इन सभी बच्चों के लिए हम कह रहे हैं कि एमसीक्यू सेशन को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे तो सारे आपके लिए जरूरी हैं, तभी तो मैं बता रहा हूं। तो यहां पर लास्ट में एक बात बचती है, सर हम जो है ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, हमें फैक्ट लंबे समय तक याद नहीं रहते। मैं कहता हूं कि अब आपको इकोनॉमिक्स से प्यार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके लिए मैं फैक्ट रिलेटेड शॉर्ट्स बहुत सारा तैयार करके आपको देने वाला हूं। इससे फायदा क्या होगा? आपको 1 या 2 मिनट मात्र लगाने हैं इन सारी वीडियोस पर, और इससे आप लंबे समय तक ट्रिक के जरिए लंबे समय तक सारे सूत्र को या फिर जो भी मैं फैक्ट बताने वाला हूं लंबे समय तक याद रख सकते हो। इससे 2 फायदा होगा, एक तो आप लॉन्ग थ्योरीज को शॉर्ट में समझ पाओगे, दूसरा फायदा यह होगा कि जो खास करके यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, उन बच्चों के लिए खास ये हो जाएगा कि एमसीक्यूज की पकड़ यहां से बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। साथ ही साथ आप रियल लाइफ से भी रिलेट करके इसे सीखोगे। सो यहां पर मैंने सारी बातें आपको बता दी है कि इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे बेहतरीन तरीके से आप करने वाले हो। जल्दी से मुझे एक बार आप लोग चैट में जरूर लिख देना कि आप लोग इस पूरे के पूरे सेशन के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि हम लोग पूरी तैयारी करने वाले हैं 100 मार्क्स की। 100 में से 100 अंक की तैयारी करनी है, उसी में से किसी बच्चे का 95, किसी बच्चे का 99, किसी का जो है 100 आउट ऑफ 100 भी आएगा। इसी का मैं इंतजार कर रहा हूं कि तैयारी कब हम शुरू कर दें और जल्दी से मुझे जो वो सारी तैयारी करने के बाद रिजल्ट देखने आपके, ठीक है। तो थोड़ा सा समय तो है, धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत सारे मेहनत है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, रिवीजन आपका शानदार होना चाहिए, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। केवल मैं अकेला मेहनत नहीं करने वाला, तुम्हें भी वादा करने होंगे कि भैया हम तैयार हैं, आप शुरू कर दो। बस आप ये चैट में बता देना कि आप इन पूरे सेशन के लिए एक्साइटेड हो, तो एक्साइटेड हो तो जल्दी से चैट में मेंशन कर देना कि हाँ भैया हम तैयार हैं, आप बस लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं, मैंने आपको बातें बता दी है कि कैसे तैयारी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से हम किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते इतना ही, जय हिंद, जय कॉमर्स।